अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ ने एक खिताब किया है तकरीब में पासिंग आउट परेड से, और इस मौके के ऊपर उन्होंने बड़ी अहम कुछ गुफ्तगू की है। उनकी गुफ्तगू को कुछ एनालाइज भी करेंगे और इसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग उसके ऊपर रद्दमल भी आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद जनाब बात करेंगे, फवाद चौधरी साहब आज बोले हैं, और फवाद चौधरी साहब जब बोलते हैं तो फिर वो हेडलाइन बनती है। वो क्यों बनती है, वो जो कंटेंट है वो ख़ुद आपको बताता है। इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आज मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को अडियाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से केस की समाअत हुई, और फाइनली इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। फ़ैसला महफूज हो चुका है। देखते हैं ये फ़ैसला कब सुनाया जाता है। कभी इम्कान है ये फ़ैसला बुशरा बीबी के हक़ में आ जाए, क्योंकि जो आखिरी दिन के रिमार्क्स थे केस में और थ्रू आउट भी जो केस चला है उसमें बज़ाहिर किसी मौके पे भी जो इंतज़ामिया है वो ये साबित करने में नाकाम रही है कि बुशरा बीबी साहिबा को क्यों बनी गाला में रखना मजबूरी है, ज़रूरी है, और वो अपना केस बज़ाहिर साबित नहीं कर सके हैं। लेकिन लेट्स सी के फ़ैसला क्या आता है। जो आज की कॉन्वर्सेशन थी ख़ास तौर पर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज आपको बताएंगे कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब और हमाद अज़हर साहब के दरमियान भी एक नोक झोंक जो थी वो ट्विटर पर जारी थी। इससे क्या नतीजा निकलता है इसके ऊपर भी थोड़ी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात करेंगे हम आज आर्मी चीफ से मुतालिक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज रिसालपुर में खिताब किया, और यहाँ पर उन्होंने फ़िज़ाइया की तकरीब थी जिससे खिताब किया, जहाँ उन्होंने इस मौके के ऊपर जो पाक फ़िज़ाइया की शानदार महारत है उसको ख़राज तहसीन पेश किया, उसकी ज़रूरत और अफादियत को ख़राज तहसीन पेश किया। वहीं उन्होंने आज मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की, फ़लस्तीन की भी बात की, और कहा कि गज़ा पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसको देख के ये कहा जा सकता है कि दुनिया कितनी मुतशद्दिद होती चली जा रही है, तशद्दुद कितना बढ़ चुका है। और उसके बाद उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया कि भारत ने उसके ऊपर गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है। इसके साथ साथ उनके जो दीगर इश्यूज़ थे उनके ऊपर भी उन्होंने बात की, लेकिन जो हेडलाइन बनी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, वो फिर वही बात है जो कि वो कंटिन्यूसली तकरीबन हर तकरीब हर मौके पर कर रहे हैं। हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी वो हिस्सा बन रही है, और वो बात वही है सोशल मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इज़हार राय और इससे मुतल्लिक चीज़ें, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़। तो आर्मी चीफ साहब ने आज इस पे बात करते हुए कहा है कि जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इज़हार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़यूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। तो ये इनकी जो गुफ्तगू का लुबे लुबाब था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि हमें मालूम है हमारी हदूद व क़यूद क्या है, हमें ना बताया जाए कि आप अपनी हदूद व क़यूद में रहें, और साथ ही ये डिमांड की कि बाकी लोग भी रहें। और उन्होंने ये बात करते हुए आइन के आर्टिकल 19 का हवाला भी दिया। तो आर्मी चीफ की इस गुफ्तगू के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें ज़ाहिर एनालिसिस का पहला पॉइंट यही सामने आता है कि आर्मी चीफ जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ या कोई भी जो लोग जिस तरह भी अपनी राय का इजहार करते हैं, तनकीद करते हैं, कुछ महज़ब तरीके से करते हैं, कुछ गैर महज़ब तरीके से करते हैं, तो इस सारी चीज़ के ऊपर आर्मी चीफ साहब बार बार गुफ्तगू ज़रूर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बॉदर करती है। अब इस मामले के ऊपर हम देख भी रहे हैं कि कुछ कानून साजी भी हो रही है, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी है जिससे मुतालिक। अब इसके ऊपर जो आर्टिकल 19 का हवाला दिया आर्मी चीफ साहब ने, आइए उसको भी एक नज़र देखते हैं। या आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 जो है पाकिस्तान के आइन का, ये कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ द राइट टू होल्ड ओपिनियन, द राइट टू फ्री एक्सप्रेस देम एंड राइट टू स्पीच। यानी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 19 ये कहता है कि पाकिस्तान का हर शहरी अपनी राय रख भी सकता है, उसको लिख भी सकता है, एक्सप्रेस भी कर सकता है, और उसको स्पीच की सूरत में बता भी सकता है। और साथ ही साथ आइन का आर्टिकल ये भी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल एक मादर पिदर आज़ादी, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बल्कि ये आपको थोड़ा सा
कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी बनाने की बात करता है, क्योंकि इसकी जो एब्रोगेशन है यानी इसकी खिलाफ वर्जी कैसे आप कहेंगे इसको, वो इस तरह से होगी कि अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, उसके दिफा के ख़िलाफ़ है, या दीन इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं उनके ख़िलाफ़ है, और या फिर वो किसी भी तरह पब्लिक के जो लॉ एंड ऑर्डर है यानी मुल्क में अमनो अमा की जो सूरत हाल है उसके हवाले से अगर वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है आपकी कोई भी राय या इजहार राय, और उसके साथ साथ जो अगर आप किसी को इंसाइटमेंट के लिए वरगला रहे हैं, उकसा रहे हैं, किसी को तशद्दुद के लिए या किसी भी गलत काम के लिए उकसा रहे हैं, तो ये भी उसके ज़ुमरे में आता है। यानी कि ये चीज़ें आप की जो स्पीच है इसके ऊपर रुकावट हैं एक, ये आपकी स्पीच में, गुफ्तगू में, आपकी राय में ये बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप हर तरह राय का इजहार करने के पाबंद हैं। अब ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ चीज़ों को पाबंद तो ज़रूर करता है, लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि इसका आखिर पैमाना क्या है और इसको कौन डिसाइड करेगा कि ये जो बात है, अगर कोई शख्स ने कोई बात की है तो कहाँ पर ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हो गई है और कहाँ पर ये मुल्क की दिफा के ख़िलाफ़ है या किसी को वर्गलाने के ज़ुमरे में आती है, तो ये कौन तय करेगा। और फिर इसके ऊपर जो दूसरी एक बड़ी ऑब्वियस सी बात ज़ाहिर होती है वो ये कि सिर्फ एक आइन के आर्टिकल के ऊपर क्यों अमलदारी की बात हो। फिर आइन का आर्टिकल तो फिर और बहुत सारी बातें भी कह रहा है, तो क्या हम सिर्फ जो आर्टिकल हमें इस वक्त प्रॉब्लम कर रहा है हम उसकी बात करें, या जो आर्टिकल हमें सूट कर रहा है हम उसकी बात करें, और बाकी जो आइन जो कुछ भी कह रहा है वो बेशक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी किसी को कोई परवाह ना हो, उसकी क्यों ना बात की जाए। तो ये भी ज़ाहिर है एक इसके ऊपर बात आएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अयाज़ अमीर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक गुफ्तगू में एक बात कही जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का कोई एलामिया जारी होता है, फॉर्मेशन कमांडर्स का कोई एलामिया जारी होता है, या वैसे कोई तकरीब होती है, कोई बात होती है, तो उसमें पता ये चलता है कि जी सोशल मीडिया के हवाले से या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जो उसके ऊपर कंटेंट जो है वो डिस्कस हुआ है या उसके ऊपर बात की गई है कोर कमांडर्स में। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पहले कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, ना सुना। और वो कहते हैं कि ये मतलब ये लेवल हो गया है अब, तो ये बड़ी हैरत की बात है। यानी उनका ये ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं ये अफवाज पाकिस्तान के कोर कमांडर्स के डिस्कस करने की चीज़ ही नहीं है, ये उससे बहुत बहुत नीचे लेवल की चीज़ें हैं, वो हम उनसे बहुत हाई कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें कभी डिस्कस नहीं हुई कोर कमांडर्स में, जैसे अब ये रेगुलर डिस्कस होती हैं और इस तरीके से उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाता है। तो वैसे तो इसमें एक वजह ये भी है कि ज़ाहिर है पहले के दौर में जब अयाज़ अमीर साहब जब से देख रहे हैं मामलात को, उस वक्त ज़ाहिर सोशल मीडिया नहीं था, इस कदर आज़ादी उस तरह से हर एक को दस्तयाब ही नहीं थी। चंद अखबारात या चंद एक टीवी चैनल्स, तो उनको एक ज़ाहिर है देखना, मॉनिटर करना एक आसान और एक अलग बात होती थी। अब सोशल मीडिया की वजह से हज़ारों चैनल्स हैं, हज़ारों उसमें ओपिनियन मेकर्स हैं, तो हर एक को ज़ाहिर है मॉनिटर करना एक अलग बात है। लेकिन अयाज़ अमीर साहब इस बात पे ज़रूर हैरत ज़दा थे कि इस लेवल पे ये डिस्कशन कभी नहीं हुआ करती थी कि कोर कमांडर्स बैठकर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात करें या इसकी किसी प्रोपेगेंडे की वजह से किसी भी तरह मुतासिर होते हों, उसको बॉदर करते हों। तो बहरहाल ये अयाज़ अमीर साहब का इसके ऊपर रिएक्शन। और तीसरी चीज़ हमाद अज़हर साहब का इसके ऊपर जवाब, बहुत सख्त जवाब हमाद अज़हर साहब का। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लोगों को अगवा करके तशद्दुद करना, जाली मुकदमे करना, हज़ारों घर तोड़ना, साबिक वज़ीर आज़म पर कत्ल की FIR ना होने देना, फॉर्म 47 के ज़रिए मैंडेट पर डाका डालना, लापता कारकुन का लोगों को लापता करना, अदलिया को हरासा करना, लोगों के बेडरूम में कैमरे लगाना, ये सब कुछ आज से आइनी हुदूद के अंदर रहना कहलाएगा। तो काफ़ी सख्त ट्वीट हमाद अज़हर साहब का आया है। और मेरा ख्याल है कि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये उनका एक जवाबी ट्वीट ज़ाहिर नज़र आता है। मैं तो वैसे ये भी बड़ी हैरान हूँ कि जिस लेवल पर अब चीज़ें आप देखिए कि लोग डिस्कस करने लगे हैं, बात करने लगे हैं, पहले हम नहीं देखा करते थे। तो उसकी जहाँ एक वजह ये है कि लोग बड़े वोकल हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से भी और अदरवाइज़ भी, तो वहीं हमें ये भी देखना होगा
कि किस तरह इदारे भी अपना किरदार कहाँ से कहाँ लाए हैं कि इस तरीके से ओपनली चीज़ें अब जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। तो ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली जज करने की हैं, लेकिन ये एक बहरहाल बात है कि अब लोग काफ़ी खुली तनकीद करते हैं। अब जी इस बात से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जो पीटीआई के एक कारकुन कामरान खान लापता हुए थे पेशावर से, और अली अमीन गंडापुर साहब अभी तक इस हवाले से कोई भी पता लगाने में नाकाम है कि वो कहाँ पर है। ना उनकी बाजियाबी हो सकी है और ना उनसे मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकी है। तो इसके ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा एहतजाज ज़ोर पकड़ आया है और सोशल मीडिया पर खुलकर लोग बात कर रहे हैं, और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब कितने बेइख्तियार या बेबस वज़ीर आला है। और ख़ुद पीटीआई के लोग उनके ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं कि ऐसी हुकूमत रखने का आखिर फ़ायदा क्या है। आपकी नाक तले आपका बंदा पकड़ के ले जाए कोई, और आपको कोई कानो कान खबर नहीं है अभी तक कि आप उसको बाजियाब नहीं करा सके। सबसे बड़े आप इस ओहदे पर बैठे हुए सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और आप एक बंदे के मुतालिक अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल कर सके तो क्या फ़ायदा ऐसी आपकी वजारत आला का। क्या आपने सिर्फ प्रोटोकॉल और ताकत इस्तेमाल करने के लिए ये वजारत आला हासिल की है? क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी जो आप पुलिस में कुछ तकर्रो तबादले करना चाहते थे वो नहीं आप कर सके। अपनी मर्ज़ी के आप इधर उधर लोगों को ट्रांसफ़र नहीं कर सके। जो आप कह रहे थे कि जी 9 मई के बाद जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर कोई भी घरों में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया या किसी के साथ कारकुन के साथ ज़्यादती की, तशद्दुद किया, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अभी तक हमने ऐसी कोई चीज़ होती नहीं देखी। फिर तीसरी चीज़ अगर हम ये कहें कि जी आपने कोई विफाक से अपने हुकूक वापस लेके सूबे के लिए कुछ किया, वो आपको नहीं मिल सका। फिर चौथी चीज़ अगर हम देखें कि आप अपने अभी तक भी अगर अपने कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सक रहे, तो इसके ऊपर भी आप नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो अब वज़ीर आला के ऊपर इस मामले के बाद काफ़ी तनकीद बढ़ गई है और लोग इस बात के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि कारकुन किधर है, उसको बाजियाब क्यों नहीं कराया जा सका, और अगर आप इतने ही बेबस हैं तो ऐसी हुकूमत रखने का फ़ायदा क्या। तो अल्टीमेटली अब ये मुतालबा जो है वो काफ़ी ज़ोर पकड़ है। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या मज़ीद होता है। और इस पर फिर चीफ जस्टिस पे भी बात जाती है, जिन्होंने अदालत के अंदर बैठ के ये कहा था कि आइंदा कोई कारकुन लापता नहीं होगा, कोई शख्स लापता नहीं होगा। तो अब हुआ है तो फिर वो क्यों इसके ऊपर खामोश हैं और वो क्यों नहीं इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाते। पर वो ये कहेंगे कि जो लापता हुआ है वो पहले आए, आके सामने आकर अगर करेगा दरख्वास्त तो फिर देखेंगे। तो ये भी तो एक मसला है ना, वो जल्दी मानते नहीं कि कोई काम हुआ है या कोई गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं। वो तो कल किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि तो लगता है किसी और मुल्क में ही चीफ जस्टिस हैं, वो इस मुल्क में रहते ही नहीं है, कि जिनको कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आती, कोई बुनियादी इंसानी हुकूक अगर मुतासर हो रहे हैं वो उनको नज़र नहीं आते, तो वो लग रहा है कि वो किसी और मुल्क के ही चीफ जस्टिस हैं। बहरहाल इस मामले से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज एक अहम मामले के ऊपर समाअत हुई, और ये था मामला जनाब बुशरा बीबी साहिबा को अडियाला शिफ्ट करने की जो दरख्वास्त है उनकी तरफ से दी गई थी, और उसके ऊपर अब समाअत मुकम्मल हो चुकी है, फ़ैसला महफूज हो गया है आज के दिन। और जो थ्रू आउट भी एक उसमें प्रोसीडिंग रही है, उसमें अगर हम बात करें तो बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि इंतज़ामिया ये किसी भी तरह साबित करने में कामयाब हुई कि बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला रखना ही ज़रूरी है और उनको सब जेल करार देना ही ज़रूरी है। अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं कर सके, क्योंकि जो रीज़न्स वो बताते हैं कि उन्हें बनी गाला में क्यों रखा गया है जेल के बजाय, तो वो ऐसी थी कि जी सिक्योरिटी की वजह से। तो उस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी जेल ट्रायल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बाहर जेल से लाना बड़ा मुश्किल है सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जेल में उनका रहना महफूज नहीं है। तो भाई आप एक बात तय कर लें कि जेल के अंदर बंदा महफूज है या जेल के बाहर बंदा महफूज है। अगर तो जेल के बाहर महफूज है तो फिर इमरान खान को जेल में क्यों रखा हुआ है आपने, उसके सारे ट्रायल जेल के अंदर क्यों हो रहे हैं। और अगर जेल के अंदर महफूज है तो फिर बुशरा बीबी को बनी गाला में क्यों रखा हुआ है, फिर उसको भी उधर रखो जहाँ पे वो महफूज है। दूसरी जो इन्होंने बहानेबाजी बनाई थी वो ये थी कि जी कैपेसिटी नहीं है, और जब डेटा शेयर किया गया तो पता ये चला कि बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा होने के बाद मज़ीद कई सैकड़ों ख़वातीन जो हैं उनको भी अडियाला जेल में लाया गया और उन्हें वहाँ पे कैद किया गया। तो फिर अब ये बात भी समझ नहीं आती कि भाई बुशरा बीबी साहिबा ने कितनी की जगह ले लेनी है कि जो उस वक्त अडियाला जेल में मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है वो जगह। तो ये भी एक बड़ी फजूल लॉजिक लगी। तो बज़ाहिर आज भी जब कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी थे उसमें भी यही बात कहते हुए नज़र आ रहे थे जस्टिस साहब
कि ये कोई बात समझ नहीं आ रही कि सिक्योरिटी के रीज़न्स की वजह से आप कैसे किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी को सब जेल डिक्लेयर कर दें और उसको वहाँ पर आप रहने पे मजबूर करें, जबकि वो खुद कह रहा है कि उसे अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। तो ये बात बज़ाहिर उन्हें कन्विंस नहीं कर सके। अब फैसला क्या आता है ये एक अलग बात है, उसके ऊपर अब हम देखेंगे। बज़ाहिर मुझे लगता है कि ये फ़ैसला बुशरा बीबी के हक़ में आ सकता है। आगे जी बढ़ते हैं, आपको बताएं कि फवाद चौधरी साहब ने आज एक गुफ्तगू की है बड़ी इंपॉर्टेंट, और उनकी गुफ्तगू में उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया डील से मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि डील तो अब पाकिस्तान के इस मौजूदा मंजरनामे में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि 8 फरवरी को जो लोगों ने वोट देकर बता दिया है, जिस अंदाज से अपनी राय का इजहार किया, उससे ये पता चल गया है कि लोग किधर खड़े हैं। लोगों को प्रो इस्टेब्लिशमेंट और कंधे पे चढ़कर आना, बैसाखियों वाली हुकूमत और बैसाखियों वाली सियासत ये पसंद ही नहीं है। तो सीधी बात है कि लोगों ने जिस तरफ अपना वोट डाल दिया है, अब सियासतदानों की मजबूरी है कि उन्हें वही सियासत करनी पड़ेगी जो लोगों को पसंद है, और लोगों ने डील की सियासत को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर डील करेंगे तो उनको नुकसान होगा, बल्कि वो तो उन्होंने उसको समंदर को कूजे में बंद करते हुए कहा वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान क्यों 2 साल की स्ट्रगल के बाद शहबाज शरीफ बनना पसंद करेंगे, तो डील कोई बात ही नहीं है। असल में उन्होंने कहा कि लफ्ज़ होना चाहिए इंगेजमेंट, और ये वो बात वो करते हैं कि शायद जो पीटीआई के मौजूदा लोग हैं जो इस वक्त मीडिया पर आकर नैरेटिव दे रहे हैं, वो भी शायद इसको सही तौर पे कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए कि इंगेजमेंट हो सकती है। अगर वो बात करते हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से डील हो सकती है, तो उससे लगता है कि जैसे वो डील करना चाह रहे हैं, जबकि डील वाली कोई कहानी नहीं है। इंगेजमेंट हो सकती है जिसमें उनको ये रियलाइज़ किया जा सके कि आप अपने हुदूद में रहें और मामलात को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें, जो कि बड़े साहब का ख्याल है कि आइन और कानून के मुताबिक ही चल रही हैं, क्योंकि आइनी हुदूद का उन्हें पता है। तो बहरहाल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। अब इसके ऊपर जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने ये बात की है, तो उसके ऊपर अब मैं समझती हूँ कि ये वो अल्फाज हैं कि जो अक्सर हम बात कर रहे हैं, जो मैंने भी पिछले 2-3 वीलॉग्स में इसके ऊपर बात की, तो मैंने आपको ये समझाया कि डील करने में और मुज़ाकरात या बात करने में फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 2 बंदे बैठ ही गए तो उसका मतलब है वो सारी बातें एक की मान के उठेंगे तो वही डील है और उसी को आप गए। क्या लेना देना डील है या फिर अपनी बात मनवाना डील है, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो बहरहाल अब कहानी ये है कि यही बज़ाहिर वजह नज़र आती है कि फवाद चौधरी साहब एक समझदार इंसान है और बात को कहने का फ़न रखते हैं। तो फवाद चौधरी साहब हमेशा ही पीटीआई के नैरेटिव को बड़े मौसर अंदाज से बयान करते रहे मीडिया में भी, और इसीलिए मुख्तलिफ टॉक्स में भी जो कमेटीज़ बनती थी उसका भी वो अक्सर हिस्सा ही रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब की अगर पीटीआई में वापसी होती तो उससे फ़ायदा होता, क्योंकि उनका नैरेटिव बयान करने के लिए एक अच्छी समझदार आवाज़ पॉलिटिकल फिगर सामने आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग शायद पीटीआई में ख़ुद भी इनसिक्योर हैं और उन्होंने उनकी वापसी में कुछ रुकावटें भी डाल दी हैं। तो फ़िलहाल फवाद चौधरी साहब उस पोस्ट पर तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बगैर पोस्ट पर हुए ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और बेहतर तरीके से नैरेटिव जो है पीटीआई का वो रिप्रेजेंट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हर पेशी पर वो जो गुफ्तगू करते हैं तो वो बेसिकली पीटीआई के नैरेटिव को ही एक्सप्लेन करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, खान साहब के नैरेटिव को एक्सप्लेन करते नज़र आते हैं। हमाद अज़हर साहब ने भी ट्विटर पर महाज संभाला हुआ है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब से उनकी जो एक नोकझोंक थी वो जारी रही, और वो वजह ये थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब एक टॉक शो में ज़रा हटके में मौजूद थे। वहाँ पर वो अपनी उस सारे टाइम पीरियड का जिक्र करते हुए कि जब उनके घरों पर छापे मारे गए या उनको पेशियाँ भुगतनी पड़ी, जेल में रहना पड़ा, जब उनके ऊपर केस बनाए गए, तो उन्होंने कहा कि वो सारा वक्त याद करते हुए वो रो पड़े बाकायदा। तो अब उनकी बरियत भी हो चुकी है, शाहिद खान अब्बासी की भी बरियत हो चुकी है, वो केसेस ख़त्म हो गए हैं नैब के जो उनके ऊपर बनाए गए थे। तो उसके बाद अब बहुत से लोग उनसे हमदर्दी करते नज़र आ रहे हैं कि जी आप लोगों के साथ ज़्यादती हुई। वाकई अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो हमदर्दी होनी भी चाहिए। किसी के भी खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा नहीं बनना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो बंदा। लेकिन अब जो बात शुरू हुई वो इस बात पे शुरू हुई कि हमेशा हर सियासतदान को ये रियलाइजेशन सिर्फ उसी वक्त होती है जब उसके ऊपर बीतती है, जब वो खुद दूसरे के ऊपर इस तरह के गलत मुकदमात बनवा रहा होता है या बनवाने वालों के साथ खड़ा होता है, तब वो क्यों नहीं बोलता, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज मिफ्ता इस्माइल हों, शाहिद खान अब्बासी हों, अगर वो अपने खिलाफ झूठे मुकदमात पर गमज़दा हैं तो उन्होंने कब पीटीआई के ख़िलाफ़ बनने वाले जो झूठे मुकदमात थे या उनके ख़िलाफ़ जो जुल्मों सितम हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने कब कब आवाज़ उठाई है। तो ये बात हमाद अज़हर साहब जो है वो मिफ्ता को रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे थे
कि आपके साथ अगर ज़्यादती हुई है तो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ भी अगर ज़्यादती हो रही है तो कौन सा आप आवाज़ उठा रहे हैं। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से एक साइकिल चलता रहता है, फिर उनके खिलाफ, फिर उनके खिलाफ, फिर उनके खिलाफ, फिर उनके खिलाफ। पहले ये साइकिल पीपल्स पार्टी और PMLN में चलता था, एक दूसरे की हुकूमतें गिराते थे और फिर एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते थे। अब इसमें PTI भी शामिल हो गई है और अब हम देख रहे हैं कि PMLN और PTI के दरमियान इसी तरह के मामला चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी में भी इसी तरह के मामला हो जाते हैं बीच में। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ये सियासतदान सीखते नहीं हैं और बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। और ख़ास तौर पर मैं बार बार ये बात करती हूँ कि PMLN और पीपल्स पार्टी पे इसलिए ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है क्योंकि ये पुरानी पार्टियाँ थीं और ये कई उतार चढ़ाव, हुकूमतें बनाना गिराना, ये सब चीज़ें देख चुकी थी। PTI पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई थी और उसके बाद अब ये इस पहला रगड़ा है जो कि इनको लगा है। इनकी 27 साल जद्दोजहद में ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने सख्त हाथ इनको लगे हैं और इस तरीके से इस पार्टी को बाकायदा क्रश करने की कोशिश की गई है। ये भी एक अलग बात है कि पहली दफ़ा ही हुआ है और डाटा ही हुआ है। इससे पहले इन दोनों पार्टीज़ के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ शायद भुट्टो दौर में या जब ज़िया-उल हक का दौर था तो बहुत सख्ती हुई, लेकिन ऑनवर्ड्स इस तरह का हमें लेवल नज़र नहीं आता जो हमें इस वक्त PTI के हिसाब से नज़र आ रहा है कि जो इस लीडरशिप ने चीज़ें उठाई हैं, मुसीबतें उठाई हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि हमाद अज़हर और मिफ्ता इस्माइल एक दूसरे को जवाब देने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मैंने तो कहा है कि गलत केसेस किसी पे नहीं होने चाहिए वो, लेकिन ये आपने फिर उस वक्त कहा जब खुद आप अपनी पार्टी से एक फ़ासले पे जा चुके हैं, तकरीबन पार्टी छोड़ चुके हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब भी उसूल की सारी बातें कर रहे हैं जब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, सिवाय मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के। इस पे मैं ज़रूर एक बात करूँगी, कमेंट दूँगी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इवन जब पीपल्स पार्टी में थे, सेनेटर थे, तब भी वो उसूल की बात कर रहे थे और उस बुनियाद के ऊपर फिर उन्हें पार्टी से फ़ारिग किया गया था। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब में फ़र्क है। बाकी चाहे मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, चाहे शाहिद खान अब्बासी साहब हों, चाहे मिफ्ता इस्माइल साहब हों, आसिफ किरमानी साहब हों, ये सारे वो हजरात हैं, या दानियाल चौधरी साहब हों, ये सारे वो हजरात हैं कि जब पार्टी ने इनसे आंखें बदली तो फिर इन्होंने उसूल की बात भी की। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वो बंदा है जो पार्टी में रहते हुए उसूल की बात कर रहा था और इस बुनियाद के ऊपर से पार्टी ने उनसे इस्तीफ़ा भी लिया। तो ये फ़र्क है कि जब आप उसूल पे खड़े हैं, आप पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं या नहीं, वो एक बात मैटर करती है। अब बाद में पार्टी आपको मुंह नहीं लगा रही हो तो आप जितने मर्जी आके गवाहियाँ भी दें, हक सच की बातें भी करें और करें, उसका क्या फ़ायदा। जब जुर्म हो रहा था तब तो आप शरीके जुर्म बने हुए थे ज़ुबैर साहब। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट हमें सिनेरियो और इसमें हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन अब बारी PTI की भी है। देखना ये होगा कि जब इनका मुश्किल टाइम ख़त्म होगा तो फिर ये कैसे बिहेव करते हैं। क्या ये भी यही करेंगे कि फिर आके बदले गिन के पूरे करेंगे, या फिर जो जायज़ किसी ने ज़्यादती की है उसको तो किसी ठिकाने लगाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ जो काबू आ रहा है उसको पकड़ लो और उसको स्क्रू टाइट कर लो। तो ये अब आगे आने वाले दिनों में PTI का भी इम्तिहान होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।